गुफ्तगू का आगाज़ मैं खुर्शीद कसूरी साहब आपसे करना चाहूँगी। आप देख रहे हैं मौजूदा डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई पैक्ट, और उसके अंदर अब तुर्की भी इंटरेस्टेड है। What do you think and how do you take it up? आपको लगता है कि इससे रीजनल ग्लोबल पावर का जो टिल्ट है वो पाकिस्तान या हमारे रीजन की जानिब ज़्यादा बढ़ जाएगा? ये ग्लोबल पावर शिफ्ट है? पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक ना तुर्की ने, ना सऊदी अरब ने, ना पाकिस्तान ने कंफर्म किया है। ये ख़बर है और ये भी मुमकिन है कि ख़बर सही हो। सो इस मफरूज़े पे कि अगर ये ख़बर सही है तो ये किस चीज़ की निशानदेही करती है? ये इस चीज़ की निशानदेही करती है कि जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर था उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं पिछले कुछ सालों में। ख़ास तौर पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की डॉक्यूमेंट उनकी छापी है, जिसके नतीजे में वेनेजुएला पे भी उन्होंने कब्ज़ा किया और अब वो ग्रीनलैंड का कर रहे हैं ज़िक्र, कभी वो मैक्सिको को धमकी दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये उनकी हेजेमनी है। और ये यानी मॉनरो डॉक्ट्रिन, ये जिसको आजकल डॉनरो भी कहा जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप से, ये उसकी उसका एक मिसाल है। हम तो ये समझे थे कि ये जो जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, ये एक ज़माने में 19वीं सदी में इनका काफ़ी रिवाज था। और आप देखती थी कि जो ज़ार रूस, सोवियत यूनियन नहीं, ज़ार रूस अपने इलाके में जिस तरफ जाता था वो उसी तरफ बढ़ता जा रहा था। इसीलिए जो सोवियत यूनियन था उसमें पता नहीं कितने टाइम जोन्स थे। एक से यहाँ से शुरू होके तो आप समझे वो पोलैंड तक से शुरू होकर वो कमचटका तक चला जाता था और जाके अमेरिकन कॉन्टिनेंट के करीब, अलास्का के करीब पहुंच गया था। इसको रोकने वाला कोई नहीं था। वो एक आप कह सकती हैं कि वो ये समझते थे ज़ार रूस कि ये उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। और ब्रिटिश एम्पायर का भी यही था कि जहाँ जहाँ वो समझते थे, पहले तो वो या ताजिर बन के हिंदुस्तान, फिर उन्होंने समझा कि हिंदुस्तान उनका जो है एक तुर्रा इम्तियाज़ है। इट्स उनको समझते थे कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो और भी बहुत कुछ करेंगे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी कोशिश की ज़ेर करने की, और बाद में उसको उन्होंने कहा कि ये बफर जोन है, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान से जो जुड़ी हुई हिंदुस्तान, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस था कि इसके इर्द गिर्द ये जो ट्रूशल स्टेट्स हैं वगैरह, ये सारे को वो समझते थे कि वो उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। अमेरिका शुरू में समझता था, पहले तो अमेरिका ख़ुद कॉलोनी था बरतानिया की, लेकिन उसके बाद जब वो स्टेट्स इकट्ठी हुई, कॉन्फेडरेशन से फेडरेशन बनी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने वहाँ पर ऐसे तौजीहात दी, इंटरप्रटेशंस की, कॉन्स्टिट्यूशन की, इंटरस्टेट कॉमर्स की, कि वो एक मंडी बन गया, वो एक बहुत बड़ी कुव्वत बन गया। तो फिर उसने असर्ट किया अंडर मॉनरो डॉक्ट्रिन, और जिसको अब प्रेसिडेंट ट्रंप करें। तो ख्याल ये था कि दो जंगें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद जो भी तजुर्बा दुनिया ने हासिल किया है उसमें मल्टीलैटरलिज्म इम्पोर्टेंट है। और फिर हमने देखा कि मल्टीलैटरलिज्म तो खैर था, लेकिन यूनिपोलर वर्ल्ड थी, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड हुई सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाईपोलर वर्ल्ड थी। तो जब सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ तो यूनिपोलर वर्ल्ड मोमेंट आ गया। उसके बाद मुख्तलिफ स्टेट्स इमर्ज करने लगी, ख़ास तौर पर राइज़ ऑफ चाइना, जिसने को 800 मिलियन पीपल उसको पावर्टी से बाहर निकाल दिया। तो यही समझा जा रहा था और समझा जा रहा है
कि ये अगली सुपर पावर है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी मानना शुरू किया है। G2 का उन्होंने रेफरेंस दिया है जिस पे हिंदुस्तान बहुत तिल मिला रहा है। तो पॉइंट ये है कि ये तो कोई अभी तक तो ठीक है, मल्टीपोलर भी था, यूनिपोलर भी था, पर मल्टीलैटरलिज्म डेड नहीं था, यूनाइटेड नेशंस डेड नहीं था। उसकी एजेंसीज जो थीं उसको अमेरिका भी सपोर्ट करता था, यूरोप भी सपोर्ट करता था। अब जो बड़ी ख़तरनाक बात है वो ये है कि सुपर पावर दुनिया की मिलिट्री इकोनॉमिक है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और वो आधी तो एजेंसीज या तकरीबन आधी से बाहर निकल गई है। और लग रहा है, और शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अब यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत नहीं, ही इज़ गाइडेड बाय हिज ओन मोरालिटी। तो इन हालात में जो आपने जिक्र किया तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब का, इट मेक्स एमिनेंट सेंस, क्योंकि जब लोगों को अपनी सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप का एक और भी फैक्टर है और यूनाइटेड स्टेट्स का, कि वो इससे पहले भी जो उन्होंने अभी वेनेजुएला का या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन उनकी आई है, उससे पहले भी ये क्लियर हो गया था कि पहले वो कह रहे थे पिवट टू द ईस्ट, यानी प्रेसिडेंट ओबामा कह रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिकेम क्लियर कि चाइना जो है उनका फोकस है, और कम से कम 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स चाइना पे फोकस करते रहे, और हिंदुस्तान की बड़ी गुड्डी चढ़ी रही कि उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान शायद चाइना को कन्फ्रंट करेगा, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने उसको कतन तो टोटली बदल दिया। उन्होंने कहा हमारा जो अपना इन्फ्लुएंस है वो इसलिए तबाह हुआ है कि हमने सारी दुनिया में यूनाइटेड नेशन मल्टीलैटरलिज्म फंसे रहे हैं, हम सुपर पावर हैं, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, और हमारा गाइडेंस सिर्फ हम प्रेसिडेंट ट्रंप की मोरालिटी, उन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉ वो कहते हैं मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। इन हालात में आप देखेंगी कि ये जो मुल्क अपने दफा के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं ये और बढ़ जाएंगी, अफ्रीका में भी, और मेरा तो ख्याल है कि लैटिन अमेरिका में भी ब्राज़ील जैसे बड़े मुल्क जो हैं वो सोचेंगे, चाहे वो ब्रिक्स के तहत सोचें या किसी और तरीके से सोचें कि उन्हें अपना दिफा करना पड़ेगा। तो ये उसी चीज़ की एक शाखसाना है जो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसका आपने तस्करा किया है कि जी तुर्की भी शायद इसमें शामिल हो जाए। मुझे हैरानी नहीं होगी क्योंकि पिछली जंग में तुर्की अज़रबैजान ने पाकिस्तान को टोटल सपोर्ट किया है। तो अगर ये चीज़ हो जाती है, और मैं ख़ुद जब फॉरेन मिनिस्टर था तो जब प्रेसिडेंट बुश से मैंने बात की थी F-16 की अपग्रेडेशन की, तो उनकी अपग्रेडेशन तुर्की ने की थी। तो ये सारी चीज़ें काबिल फ़हम हैं जिसका आपने जिक्र किया, और उसका बैकग्राउंड भी आपको मैंने समझाने की कोशिश की, और आपका जो ऑडियंस है उसको। काबिल एहतराम खुर्शीद कसूरी साहब, आपने अभी वेनेजुएला की बात की, और जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है लातीनी अमेरिका के दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ भी ट्रंप जो है वो मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं, अंदिया दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माजी में आप वज़ीर ख़ारजा रहे, आपने कभी ऐसा मुशाहिदा अमेरिका का हवाले से देखा है, और ये क्या जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है ये बड़ी जंग का बायस बन सकता है, और रशिया और चाइना क्या खामोश रहेंगे? खुर्शीद कसूरी साहब, देखिए चाइना के बारे में तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। चाइनीज़ एक एंशंट सिविलाइजेशन है, वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, हज़ारों साल की उसकी मेमोरी है। उसको ये पता है कि उसने अपने आप को इकोनॉमिकली अमेरिका का हम पल्ला बना दिया, और बहुत जल्द वो अमेरिका से आगे GDP में निकलेगा। मैं पर कैपिटा इनकम नहीं बात कर रहा, कि पर कैपिटा इनकम तो बहरहाल अमेरिका की ज़्यादा रहेगी, उस वक्त तक नहीं जब तक के चाइना की जो GDP है अमेरिका से 5-6 गुनी बढ़ जाए, क्योंकि अमेरिका की आबादी जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू चाइना। तो GDP में तो वो बढ़ जाएगा, हम 2-4 सालों में परचेजिंग पावर पैरिटी में पहले ही वो बढ़ गया है। तो अब आपका जो सवाल है कि जनाब चाइना और रशिया क्या करेंगे, चाइना तो फोकस कर रहा है अपनी सिक्योरिटी पे। उनका जो साउथ चाइना सी है, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो ये हो अपना वियतनाम हो, और जो उस इलाके मालिक हैं, ख़ास तौर पे
जो ताइवान स्ट्रेट्स हैं और ताइवान की पोजीशन है, चाइना का वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है और वो उसको हर सूरत में प्रोटेक्ट करेगा। वो नहीं करेगा जो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका की और बैकग्राउंड है, अमेरिका स्टैब्लिश हुआ था आफ्टर लॉट ऑफ वायलेंस एंड ब्लडशेड। चाइना की वो मेमोरी है नहीं। चाइना ये समझता है जैसे हांगकांग में कि विदाउट फाइटिंग अ शॉट वो हांगकांग उनमें शामिल हो गया। दे हैव पेशेंस, जिसको हम डिप्लोमेसी में स्ट्रेटेजिक पेशेंस कहते हैं। उनको पता है कि गेम उनके हक में जा रही है और अमेरिका जो कर रहा है इंटरनेशनलिज्म को जितना कमज़ोर करेगा, इंटरनेशनली भी चीन की पोजीशन बढ़ती जाएगी। तो मैं अभी नहीं समझ रहा कि चाइना जो है वेनेजुएला के ऊपर कोई उनका खुदा न खास्ता जंग शुरू कर देगा। ना उनके पास वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं पावर प्रोजेक्शन के लिए, ना उनके पास बेसेस हैं और ना उनकी इंटेंशन है। रूस जो है वो ऑलरेडी जोर दिखा चुका है, यूक्रेन में है, फंसा हुआ है। यूक्रेन के मामले में वेस्टर्न यूरोप जो है बड़ी मखमसे का शिकार हो गया है। नेटो जो है वो हो सकता है ख़त्म ही हो जाए अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ग्रीनलैंड पे हमला कर दिया। तो इन हालात में रूस भी वॉच करेगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि नेटो कोलैप्स कर जाए। तो इन जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इक़दाम हैं तो उनको जल्दी नहीं है। उन सब के एक तो अपने इश्यूज़ हैं, उनका अपना जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस है। उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अब जो है रूस का वो है फॉर्मर सोवियत यूनियन की स्टेट्स, और वो CSTO में बंधी हुई भी हैं कॉमन सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन जो अमेरिका का इस तर्ज अमल है और अमेरिका का ये अंदाज़ा सही है कि मिलिटरीली इस वक्त रूस और चीन फॉर रीजंस दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वो नहीं चैलेंज करेंगे वेनेजुएला में। ठीक है सर, मैं एक क्विक रिस्पांस चाहूँगी आपका। आपकी बतौर वज़ीर ख़ारजा इजरायली वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई थी। आपसे ये जानना है कि तुर्की और सऊदी अरब के जो मामलात रहे माजी में, जिस दौर से गुजरे वो भी आपके सामने हैं। तो अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो क्या वो तमाम जो माजी में रहे हैं डिफरेंसेस वो क्लियर हो जाएंगे? जी हाँ, देखिए ये यूँ है कि इसकी हिस्टोरिक ओरिजिन है, ये ऑटोमन एम्पायर थी। ये सारे इलाके ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। जो अपना मसलन नजद को अगर छोड़ दें तो हिजाज तो गवर्नर हुआ करता था टर्किश एम्पायर का। वो जो शरीफ हुसैन और मक्का थे, जिनकी औलाद बाद में उनको एडजस्ट किया गया जॉर्डन और इराक़ में सल्तनतें बनी। जब सऊदी आ गए नज से और उन्होंने हिजाज पे कब्ज़ा कर लिया, तो जो डिफरेंसेस हैं वो ये थे कि तुर्की ऑटोमन एम्पायर है, वो फॉर्मर इम्पीरियल पावर है, और जो इस इलाके के कुछ ममालिक थे उनके टर्की से ग्रीवेंसेस थे। और उस बुनियाद पर बरतानिया ने फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर से कबल इन ममालिक को यूज़ किया। ख़ास तौर पे बड़े मशहूर हुए लॉरेंस ऑफ अरेबिया, उनको यूज़ किया ऑटोमन एम्पायर को कमज़ोर करने में, तहलील करने में, और इनसे रिवोल्ट कराया शरीफ हुसैन और मक्का और उनकी औलाद से। तो अब जो बड़ा वक्त गुजर गया है, इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया तुर्की ने और सऊदी अरब ने कि इंटरेस्ट कॉमन है। कहाँ का कॉमन है? एक इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट ईरान में कॉमन है, एक उनका इंटरेस्ट शाम में कॉमन है, एक उनका इंटरेस्ट जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, यमन है या और जहाँ के डिसइंटीग्रेशन हो रही है वो उसको रोकना चाह रहे हैं। फिर ये वो मुल्क हैं जो चाहते हैं बशमूल पाकिस्तान के एक फ़लस्तीन की रियासत मुर्ज़ वजूद में आए जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस हो। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो इनको कॉमन। आई गॉट योर पॉइंट, यानी ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ इंटरेस्ट।